नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदन में खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर नजर आई। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, नेता पक्ष या विपक्ष, अखिलेश यादव दोनों ही हंसते मुस्कुराते नजर आए। वहीं अखिलेश यादव का एक जोरदार अंदाज भी नजर आया। उन्होंने कहा सिर्फ बेंच बदली है, जहां पहले मैं जनता के हितों की बात करता था अभी भी वही करूंगा, बस फर्क ये होगा अब हम सरकार से, सत्ता से सवाल पूछेंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे। सिर्फ बेंच बदली है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर नजर आई। पक्ष और विपक्ष के दोनों ही प्रमुख नेता हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए। चूंकि मौका था विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का। आपको बता दें, सतीश महाना सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, जिसके बाद नेता सदन योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने रोचक अंदाज में भाषण दिया। सीएम योगी ने पिछली सरकार का गुणगान किया तो सपा मुखिया ने नई सरकार को नसीहत भी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र के दो पहिए हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर सकते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा, विधानसभा का अध्यक्ष का आसन एक बड़ी जिम्मेदारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि जब विपक्ष के लोग सवाल उठाएंगे तो आप उन्हें पूरा मौका देंगे। आप राइट से चुनकर आए हैं, मगर अब आपको लेफ्ट की तरफ देखना होगा। आप रेफरी हैं तो उम्मीद है कि आप कभी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप जितना विपक्ष को मौका देंगे, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी इस सदन में मैं रह चुका हूं, सिर्फ बेंच बदल गई है। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा सिर्फ बेंच बदल गई है। पहले सत्ता पक्ष में थे, अब विपक्ष में रहना है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का जो अंदाज आज सदन में दिखा, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले 5 साल सदन में उत्तर प्रदेश की जनता के हर मुद्दे और परेशानी को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते सदन के भीतर दोनों ही नेताओं ने क्या कुछ कहा। व्यक्ति जिसकी अपनी कोई जाति न हो, जिसकी अपनी जातीय पहचान न हो, जिसने अपने जन्म के साथ ही पैतृक रूप से महाना शब्द जोड़ करके अपने को ये कहा कि भैया हम तो सेवा करते करते महान हैं, इसलिए हम लोग केवल राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के इस अभियान के साथ जुड़ करके अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और लगातार जनता का एक विश्वास अर्जित करना। एक चुनाव हो सकता है, 2 चुनाव हो सकते हैं, तीसरा भी चल सकता है, लेकिन बार बार चुना जाना, अच्छे वोटों से चुना जाना, हर बार मत का प्रतिशत बढ़ जाना, एक बहुत सकारात्मक संदेश है। और पिछली सरकार में मुझे उस सरकार को भी नेतृत्व देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर 3,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करना था। लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने, उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने में जो योगदान दिया गया, कानपुर के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो सकारात्मक भूमिका आपकी थी, डिफेंस कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो और इसके लिए 6 नोड पर कार्य तेजी से हो। उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे का एक संजाल बिछे और उत्तर प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश के अंदर एक नई पहचान के साथ उभरे। ये भी उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में जब आपने इस पद को सुशोभित किया, ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश की जनमानस ने होते हुए देखे हैं। और स्वाभाविक रूप से आपने मेरी टीम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज आप
उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आपका यहां पर सर्वसम्मति से चयन हुआ है। मैं इसके लिए आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको हृदय से बधाई देता हूं। स्पीकर ने हम सब जनता के बीच में गए थे, उसके बाद इलेक्ट होकर के आए, और जब हम इलेक्ट होकर के आए हैं तब हमने आपको इलेक्ट सर्वसम्मति से बैठाया है। आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं तानाशाह गवर्नमेंट ना बन जाए। इसलिए जहां आप लगभग 35 देशों में घूम करके आए, ये बात तो मुझे पहले पता होनी चाहिए थी अध्यक्ष महोदय, ये बात तो मुझे पहले जानकारी करनी थी। आपने प्रयास नहीं किया ना। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को ही बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बताइए, शुरू से आसानी हो जाएगी। आवाज मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। ये जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है, ये हमारी आपकी नहीं बनाई हुई है, किस जमाने में बनी थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप छिपे नहीं हो, हमने घसीटना नहीं पड़ा हो, लेकिन नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई है। अभी मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि टेबल बड़ी बजाई गई थी कि 3 लाख जाने कितना 1000 करोड़ की सहमति हुई है। अध्यक्ष जी आप उस पद पर हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो, सच्चाई मैं भी जानता हूं। और जो सदस्य बोल रहे हैं अध्यक्ष जी, इनको कमरे में आकर बुला करके बता देना। चूंकि मौका था जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको चुने जाने का, तो हंसते मुस्कुराते दोनों ही नेता नजर आए, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यादव सवाल करने से भी चूके नहीं। इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने पिछले कार्यकाल के जो तमाम विकास कार्य हैं उसका जिक्र किया, वहीं अखिलेश यादव ने सरकार को नसीहत दी। कुल मिलाकर इसके पहले की अगर बात करें तो विधानसभा सदन के भीतर हमने बड़े बड़े नेताओं को देखा है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो आजम खान, शिवपाल यादव, और यहां तक हमने मुलायम सिंह यादव को भी देखा है। लेकिन इस वक्त अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो शायद अखिलेश यादव से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। तो जनता के हित को देखते हुए एक अच्छी चीज है, अच्छी शुरुआत है कि अब जो जनता के जो मुद्दे हैं उनको जोर शोर से उठाया जाएगा, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना हमारे साथ बने हुए हैं, भाजपा नेता हैं। डॉक्टर रोहित, आपका स्वागत है चर्चा में। इसके अलावा दिलीप अग्निहोत्री हमारे साथ, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश की राजनीति को खासे अच्छे से समझने वाले, जानने वाले। दिलीप जी, स्वागत है चर्चा में। और साथ ही साथ शशि प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। शशि प्रताप, आपका भी चर्चा में स्वागत है। और शुरुआत डॉक्टर रोहित जी आपसे ही करेंगे। जैसा आज हमने देखा हंसते मुस्कुराते हुए दोनों ही नेताओं को, उसके बाद अखिलेश यादव ने जिस जोरदार अंदाज में अपनी बातें कही हैं, तो क्या लगता है बीजेपी के लिए चुनौती होने वाला है, या फिर जनता के हित की बात करें तो एक अच्छी तस्वीर है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिसको आप जोरदारी से बात कहना कह रहे हैं, मैं उसको पीड़ा कहना चाहता हूं। क्योंकि हुआ क्या है, इनके शासनकाल में आप सभी लोग जानते हैं, ये लोग जनता के पैसों पर विदेश घूमने का काम करते थे। महीनों
अपने परिवार को लेकर के पड़े रहते थे इस नाम पर कि हम विदेशों में सीखने जा रहे हैं, डेपुटेशन पे जा रहे हैं, काम वहाँ से सीख के आएंगे और जनता का कुछ ना कुछ काम कराते रहेंगे। सही मायने में ये जनता के पैसे से सिर्फ और सिर्फ घूमने जाते थे, जनता का पैसा बर्बाद करते थे। और इस 5 साल में बीजेपी ने किसी को इस तरह की छूट नहीं दी। तो उन्होंने ये अपनी पीड़ा बताई है कि विदेश जाना तो हमको लेते जाना, तो ये पीड़ा है, इसमें कुछ जोरदारी नहीं है। और जोरदारी की बात तब होती 2019 में, अगर आप सभी को याद होगा, तो आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश यादव को बतौर सांसद सदन में भेजा था। तो क्यों नहीं अखिलेश यादव ने आजमगढ़ को चुना? क्योंकि 2019 से 22 तक ये वहाँ गए ही नहीं, इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। यदि आप दस्तावेजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अखिलेश यादव की उपस्थिति सदन में, किसी भी सदन में 7 दिन नहीं है। आप डेटा चेक कर लीजिए, किसी भी सदन में, जो सदन लगता है 30 दिन का सदन होता है, कभी कभी लंबा भी खिंचता है, ये वहां जाते थे, दिल्ली से उड़ान भरते थे विदेश की, जो इन्होंने कहा कि विदेश यात्रा इनको बहुत अच्छी लगती है। ये सदन अटेंड करने नहीं जाते थे, ये वहां से जाते थे विदेश यात्राओं पर। अगर आप बतौर सांसद इनकी रैंकिंग देखेंगे देश में, आपको मैं जो डेटा कह रहा हूं वो चेक करिएगा, 450 सांसदों के बाद इनका नंबर आता है 503 में। तो यानी इन्होंने आजमगढ़ की जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, तो मजबूरी थी आजमगढ़ से रिजाइन देकर। रोहित जी, यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। जी। अगर ऐसा है तो आजमगढ़ में जो इस बार प्रदर्शन किया, क्लीन स्वीप कर दिया है, बीजेपी को तो एक भी सीटें नहीं मिली हैं। इसको देखिए, इसको इस तरह से लीजिए कि इन्होंने वहां सांसद होने का पुरजोर वहां इस्तेमाल किया, इन्होंने जनता के काम नहीं करे। ये क्यों नहीं लड़े वहां से, मुझे बताइए आप। लड़ना चाहिए था। इन्होंने सबसे सुरक्षित सीट पे जाकर के कहा कि जनता ने मुझे मैं अब जनता के हवाले चुनाव करता हूं, अब सीधे जीत का सर्टिफिकेट लेने आऊंगा। 5वें दिन पहुंच गए थे। आप मुझे बताइए, सबने देखा था, जिसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो वरिष्ठ नेता हैं, वो सब पूरा परिवार लेके पहुंच गए थे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये भी डर लगा था कि जो बीजेपी का प्रत्याशी है उससे ऐसा ना हो कि इनसे चूक हो जाए, इसलिए इनको जाना पड़ा। देखिए, मैं आपको बताऊं, योगी सरकार ने 5 साल में काम किया है, जिस काम का परिणाम आपके सामने आया है, और उसी आधार पर हम जीत करके आए हैं। और ये जो इनकी शैली, भाषा की शैली हो गई है, आपने चुनाव के दौरान भी देखा होगा, ये अजीब सी शैलियाँ, ए पुलिस, इस तरह की शैलियाँ मुझे नहीं लगता है, जिस तरह से आज सदन में भी इन्होंने 2-3 बातें कही, मुझे नहीं लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता को इस तरह की शैली कहीं ना कहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि ये आपको डेंट ही करेगी, इससे फायदा कुछ नहीं होगा। शैलेंद्र जी, ठीक है, आएंगे आपके पास वापस। शशि प्रताप हमारे साथ बने हुए सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। शशि प्रताप जी, जैसा कि अभी रोहित जी ने तमाम सारी बातें कही, उन्होंने कहा जोरदार तरीका नहीं है, ये हताशा है, निराशा है। देखिए, रोहित जी ने जो कहा उनके हिसाब से सही था। अखिलेश यादव जी ने, सतीश महाना जी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक रहे कानपुर से ना, 34 या 35 बार विदेश यात्रा उन्होंने किया। इस बात का उल्लेख अखिलेश यादव जी ने किया और इस बात की चुटकी उन्होंने ली। दूसरी बात रही कि अखिलेश यादव जी सुरक्षित सीट से, करहल से जाकर चुनाव लड़े। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ भी उनका सुरक्षित सीट था। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आजमगढ़ की 10 की 10 सीट जो व्यक्ति जिता सकता है, वो व्यक्ति आजमगढ़ के किसी भी सीट पर जीत सकता है। तो जहां तक सवाल है रोहित जी का कि विदेश यात्रा सरकारी धन से खर्चा करके और बर्बाद करते थे लोग जाकर, तो मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। तो इनको भारतीय जनता पार्टी में भी सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो आज के डेट में भी आप चेक कर लेंगे तो कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता भारत का विदेश में जरूर होगा। तो जो प्रधानमंत्री जी लगातार विदेश यात्रा करते रहे पहले 14 से 19 वाले में, तो क्या वो भी घूमने जाया करते थे? इस बात से मैं असहमत हूँ कि हर व्यक्ति विदेश जाता है तो केवल घूमने के पर्पज से नहीं जाता है। विदेश जाने वाले, यह प्रोटोकॉल में है, एक विधायक को प्रोटोकॉल में है, उसको पैसा मिलता है, सांसद को पैसा मिलता है, वो विदेश जाए चाहे देश में जाए, घूमने जाए। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो साल में एक बार वो ऊटी या कहीं जाते थे और 1 हफ्ता आराम करके आते थे। तो क्या वो भी सैर करने जाते थे? ऐसी बात नहीं है।
जो विधायकों को और सांसदों को प्रोटोकॉल के तहत जो सरकार देती है उसी पैसे से वो घूमने जाते हैं, और एक्स्ट्रा जो पैसा लगता है उस पैसे को लोग खुद अपने तनख्वाह से या अपने कमाई से उसमें निर्वहन करते हैं। तो इस तरह की बात नहीं है। विदेश जाना, वास्तव में अखिलेश जी ने कहा कि विदेश जाकर बहुत सी चीजों को देखने को लगता है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में जब केरला जाते हैं, मद्रास जाते हैं या साउथ इंडिया किसी भी प्रांत में जाते हैं, तो हम लोग वहां से बहुत सी चीजें सीख कर आते हैं कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, साफ सफाई कैसा है, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, कैसे खान पान करते हैं। तो बहुत सी चीजों को हम लोग भी सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक आज सदन में माननीय योगी जी का भाषण भी मैं पूरा सुना और माननीय अखिलेश यादव जी का भी भाषण सुना, दोनों का भाषण अच्छा रहा। और मुझे लगता है लेकिन कि शशि प्रताप जी, जो विदेश जाने वाली बात है वो तो अखिलेश यादव की तरफ से आई है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं था कि अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जो सतीश महाना जी हैं, कि आप 34 बार विदेश दौरा कर चुके हैं। उन्होंने ये बात कहा। और यहाँ सदन में कुछ लोग बैठे हैं जो विदेश जाना ही नहीं चाहता है, और मैं भी विदेश गया तभी देख कर आया कि वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ की मेट्रो कैसी हैं। और विदेश के लोग भी इंडिया आते हैं देखने के लिए कि यहाँ ट्रेनें कैसे चलती हैं, गन्ना कैसे पैदा करके चीनी कैसे बनाया जाता है। टेक्निकल, इसको टेक्निकल विजिट कहा जाता है। टेक्निकल विजिट में बहुत से लोग जाते हैं अपने इंडिया से। आप डाटा उठा के देख लीजिएगा, हर सरकार में टेक्निकल लोग गए हैं विदेश में और सीख कर वहां से आए हैं। अपने यहाँ जो बुलेट ट्रेन वगैरह चलने जा रही हैं या ट्रैक वगैरह बिछ रहा है, तो यहाँ के लोग भी जापान जाकर ट्रेनिंग लेकर आए हैं, जापानियों को यहाँ बुलाए हैं, यहाँ सीखे हैं, समझे हैं। तो विदेश जाना और विदेश से आना। और दूसरी बात एक चीज मैं और आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिस्ट इंडस्ट्री, और भारत में सबसे ज्यादा अगर अर्थ की व्यवस्था इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा धन की आमदनी जो होती है वो टूरिस्ट से होती है। और हम जब दूसरे के देश में नहीं जाएंगे तो हमारे देश में कौन टूरिस्ट आएगा? इसको टूरिस्ट के नजरिए से देखेंगे तो भी भारत 135 करोड़ आबादी वाला और 29 और 30 प्रांत वाला यह देश है। और इस देश के कोने कोने में समझ लीजिए कि एक से ऐसी चीजें हैं जो दुनिया से लोग, वो चाहे मिनिस्ट्री लेवल के लोग हो चाहे पर्यटक के रूप में, वो आते हैं, घूमते हैं, उससे हमें लाभ मिलता है, उसका फायदा हमें मिलता है। अखिलेश यादव जी के जाने से ही और फलाने के जाने से। आपका जवाब डॉक्टर रोहित जी से लेंगे, उससे पहले हम दिलीप जी के पास आएंगे। दिलीप जी, जैसे आपने देखा अखिलेश यादव और जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, दोनों ही नेता मुस्कुराते नजर आए, उसके बाद जोरदार अंदाज में भी नजर आए। और यहाँ तक अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अपनी भूमिका को निष्पक्ष तरीके से निभाएंगे, मौका देंगे विपक्ष को, ताकि जो सत्ता पक्ष की जो तानाशाही है वो ना हो पाए। तो पहले दिन से आक्रामक नजर आ रहे हैं, तो लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है कि विपक्ष का मजबूत होना भी फायदेमंद है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश का जो जनादेश इस बार आया है उसमें मुख्य विपक्षी रूप में समाजवादी पार्टी उसके गठबंधन के साथ ये लोग आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। ये 2 पार्टी सिस्टम जैसी व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था, एक बहुत आदर्श व्यवस्था यहाँ पे कायम हुई है। इसके जनादेश की विदेश यात्राओं की बात चल रही है। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि जैसे विदेशों में जो बात समझ में आनी चाहिए, वो जैसे अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, इनमें सैकड़ों वर्षों से 2 पार्टी सिस्टम चला आ रहा है और ये वहां के लोकतंत्र को बहुत मजबूत करने की एक व्यवस्था है। यानी सरकार अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो मुख्य विपक्षी पद जो है, मुख्य विपक्षी वो दावेदार हो जाता है अगले चुनाव के लिए। तो दोनों का महत्व है, दोनों की जिम्मेदारी है और इनका बेहतर ढंग से निर्वाह किया जाए। दूसरी बात, कौन विदेश यात्रा में गया, अगर चाहे महाना जी गए हो, चाहे अखिलेश जी गए हो, चाहे कोई भी गया हो, अगर सरकारी धन पे जाता है तो लौट के उसकी जिम्मेदारी बनती है तो उसको ये बताना चाहिए कि उसने देश के हित में, प्रदेश के हित में क्या काम किया। एक रिपोर्ट कार्ड अपना देना चाहिए,
व्यक्तिगत यात्रा किसी की होती है तो ये सब लोग स्वतंत्र है, इसमें मुझको कुछ नहीं कहना है। अगर मोदी जी विदेश गए तो आज तक उसका वो रिकॉर्ड जो है कि आज भारत की विश्व में जो महत्व बढ़ा है वो कहीं न कहीं से वो इतनी यात्राओं के कारण हुआ है कि आज दुनिया का कोई देश भारत को कम करके आंकने की स्थिति में नहीं है। दूसरी जो मैं सुन रहा था अखिलेश जी का, आपने भी सुनाया, तो ये अगर कहना कि उससे मैं असहमत हूं, ये कहना कि हम मेट्रो वहां से सीख कर आए, हम एक्सप्रेस वे वहां सीख के आए, मैं समझता हूं ये बहुत सामान्य बातें हैं और ये भारत में तो 30-40 वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी। हमारे टेक्नीशियन जो हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, उनमें क्षमता है पूरी है, लेकिन ये जो पिछले 6-7 वर्षों से एक तरह से टेक्नोलॉजी को सरकार ने प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है और मेट्रो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बराबर बराबर हिस्सेदारी की योजना है, तो इन योजनाओं से हम विदेश से सीख के आए। एक ये कम्युनिस्टों का चिंतन जो रहता है कि भारत का अपना कुछ नहीं है, हम जो सभ्यता हमें मिली, जो हमें ज्ञान मिला, वो सब विदेशों से मिला, ऐसा नहीं है। हमें अपने जो विशेषज्ञों का उनका गर्व करना चाहिए, उनकी क्षमता पे हमको विश्वास करना चाहिए। और ये अगली बात, जैसे अगर किसी भी सरकार ने बहुत आलीशान लोक भवन बना दिया, मुख्यमंत्री का कार्यालय बना दिया, मैं इसको कोई उपलब्धि नहीं मानता हूं। उपलब्धि ये है कि आपने कितने गरीबों को आवास दे दिया, ये उपलब्धि होनी चाहिए, कितने शौचालय, ये सब बातें होनी चाहिए, तो ये उपलब्धि ये है। बाकी कुछ भवन बड़े बन गए, कारपोरेट जगह जैसे बन गए और वहां मुख्यमंत्री बैठने लगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, न ये किसी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि इसको मैं मानता हूं। तो मुख्य चिंतन गरीब का, मैं मूल विषय पे भी आता हूं कि ये विपक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया है। विपक्ष पहले तो यह था, कई लोग, कई पार्टी थी, छोटी छोटी थी, अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के रूप में आया है। और जैसा मैं कह रहा था, विदेशों में, इंग्लैंड में क्या व्यवस्था है कि इंग्लैंड में एक मंत्रिमंडल बनता है जो सत्ता पक्ष बहुमत में होता है, जो मुख्य विपक्षी वहां पे होता है वो वहां पे शैडो कैबिनेट यानी छाया मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। तो काम तो जो सत्ता में वो करते हैं, लेकिन जो शैडो कैबिनेट है वो विभाग उनमें बांटे जाते हैं। तो उसका मतलब ये रहता है कि जिस विभाग शैडो कैबिनेट में विधायकों को दिया गया है, वो सीधे सीधे उस विभाग के मंत्री की आलोचना करते हैं, उसको सुझाव देते हैं, सार्थक बहस करते हैं, जिसको विभाग शैडो मंत्री को दिया गया है। तो इस तरह का अगर प्रजातंत्र उत्तर प्रदेश अगर पूरे देश में एक मिसाल कायम करना चाहता है तो बनना चाहिए। अगली बात कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में कुछ सहमत के मुद्दे भी होने चाहिए, अच्छी बात का समर्थन करने का साथ। अगर आप अच्छा काम कर रहा है सरकार, अगर अच्छा कोई काम कर रही है, अच्छी कोई योजना ला रही है, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए एक विपक्ष के नाते। आपके पास लौटेंगे सर, डॉक्टर रोहित सक्सेना जी के पास आएंगे। डॉक्टर रोहित, जैसा आपने अभी सुना शशि प्रताप जी को, उन्होंने कहा कि इस बात का जिक्र किया, विदेश अगर गए थे तो विदेश से सीख कर आए थे, उसके बाद जो एक्सप्रेसवे को उससे जोड़ दिया कि एक्सप्रेसवे जो है उसी वजह से विदेश से हमने सीखा और उसको यहाँ बनाया। तो क्या कहना चाहते हैं ये कि 2017 से पहले भारत में हाईवेज नहीं थे, अच्छे हाईवेज नहीं थे, हम लोग क्या मतलब बिना सड़कों के चलते थे, भारत में कोई सड़कों का प्रावधान ही नहीं था, भारत में ट्रेनें चलती ही नहीं थी कि अगर ये मेट्रो वहाँ से सीख करके आए। देखिए, ये इस तरह की बातें करना मुझे लगता है अपने देश को अंडर वैल्यू आंकना होता है। इससे आप कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं देश को, देश की प्रतिभाओं को, देश में होने वाले कार्यों को। ये बिल्कुल कतई होना नहीं चाहिए। अब जैसे हमारे भाई साहब ने ये भी कहा कि मोदी जी ने बड़ा विदेश यात्रा करी, तो ये मोदी जी की विदेश यात्रा का ही फल है कि यूक्रेन ऐसा देश जिसने भारत का हर जगह विरोध किया था, वो भारत से मदद की गुहार मांग रहा था। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिएगा। रशिया, अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा रक्षा सौदों में डील करने वाला विश्व में यदि कोई देश है तो वो रशिया है। शायद आपको पता होगा, रशिया के साथ हम मिलकर के 203 का कारखाना हमने अमेठी में लगाया, यानी हम जो खरीदते थे अब उसको बनाएंगे, उसका निर्माण करेंगे और लोगों को बेचेंगे।
500 हेलीकॉप्टर हम बनाने जा रहे हैं रशिया के साथ, जो वर्ल्ड के सबसे हाईली इक्विप्ड टेक्नोलॉजी में और हर किसी मानक पर सर्वश्रेष्ठ होंगे। भारत बनाने जा रहा है और उसका निर्यात करेगा। तो विदेशों में यदि मोदी जी घूमने गए तो भारत का डंका बजा। जो हमारा परस्पर विरोधी है पाकिस्तान, अभी 3 दिन पहले इमरान खान ने मोदी जी की तारीफ करी। तो आप समझ रहे हैं, यदि मोदी जी घूमने गए, मोदी जी विदेश गए, तो वहां से भारत की संप्रभुता बढ़ाई, भारत की ताकत को एहसास कराया। आप बताइए 2017 से पहले तो ये सारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में हुए तो कहते थे यूपी को बीमारू राज्य घोषित करिए। 2017 के बाद आप लोगों ने देखा कि पूरे देश में यह बताया गया उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, हाईवेज में नंबर 1 है, मेडिकल कॉलेजेस में नंबर 1 है, मेट्रोज में नंबर 1 है। तो ये नई प्रथा शुरू हुई क्या? इससे पहले नहीं थी। इसके पहले दिन इनका ये कहना था कि जो नोएडा जाएगा वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। 2 दर्जन से ज्यादा बार हो करके आए और मुख्यमंत्री पुनः चुन करके आए। तो ये इस तरह की मिथ्या वाली बात है और भारत को अंडर वैल्यू आंकना ही इन लोगों को कहीं ना कहीं इलेक्शन में हार का मुंह दिखाता है। तो भारत को इतना कमतर आंकना नहीं चाहिए। भारत क्या चीज है इसका एहसास मोदी जी ने कराया। उत्तर प्रदेश में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमने किया, इसका एहसास योगी जी ने कराया। तो अंडर वैल्यू अगर आप आंकते रहेंगे तो आप इसी तरह विपक्ष में बैठ करके उल जलूल बात करते रहेंगे। शशि प्रताप, सुना आपने डॉक्टर रोहित सक्सेना जी को। तो विदेश नीति तो मजबूत हुई है, इसकी तारीफ शशि थरूर जो हैं विपक्ष के, उन्होंने भी कही है। जब यूक्रेन रशिया का मामला चल रहा था, उन्होंने जब एक मीटिंग हुई, जयशंकर की तारीफ करी उन्होंने कहा विदेश नीति तो अच्छी है। मैं सहमत हूं। पहले तो मैं भाई साहब से कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं भारतीय हूं और भारत का ब्लड हमारे अंदर है और मैं कभी अपने देश को अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकता हूं। जहां तक मोदी जी की बात है कि मोदी जी ने विदेश दौरा करके और भारत की डंका बजाई, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन 1-2 चीजें मैं याद भी देना चाहता हूं कि चाइना के राष्ट्रपति को मोदी जी मेरे ख्याल से 2 बार इंडिया बुलाते हैं, अरबों रुपया उसमें खर्चा होता है और लाखों करोड़ रुपया चाइना के प्रधानमंत्री जी कह के जाते हैं कि यहाँ दिया जाएगा। और वही चाइना के राष्ट्रपति और वही चाइना देश इतनी अच्छी मित्रता झूला पर झूलने के बावजूद भी, साथ में चाय की प्याली लड़ाने के बावजूद भी हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिकों के साथ क्या व्यवहार किया और चाइना के सह पर पाकिस्तान ने क्या जम्मू कश्मीर में घटना घटाई। तो ये सब चीजें भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा गए तो उन्होंने सब कुछ घूमने का काम किया। प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा गए हैं तो वहाँ नगारा भी बजाए हैं, वहाँ से पाकिस्तान जाकर बिरयानी भी खाए हैं। तो यह बात पक्ष और विपक्ष 2 चीजें, जैसे सदन की बात चल रही है कि सदन में आज बहुत हंसी खुशी दोनों सदन पक्ष और सदन विपक्ष मिले और ताजपोशी किया गया विधानसभा अध्यक्ष का। आने वाले समय में मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो मेरा लेकिन अब इस बात को लेकर सवाल हैं, जो आक्रामक अंदाज भी नजर आया है, ये हंसते मुस्कुराते जो चेहरे आज नजर आए, ये क्या आगे भी नजर आएंगे? इसको लेकर भी बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास और राज्य की देवतुल्य जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार एक बार फिर जनता की सेवा हेतु प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर चलते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी विकल्प रहित संकल्प के साथ प्रयासरत है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के 4 सूत्रों पर पूर्ण समर्पित धामी सरकार विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। उत्तराखंड सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग की सरकार है। ये सरकार जन जन की सरकार है। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आज विधानसभा, आज सदन की, उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा अध्यक्ष के पद पर अब सतीश महाना को चुन लिया गया है। और जो तस्वीरें नजर आई, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हों, हंसते मुस्कुराते नजर आए और विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव का आक्रामक अंदाज भी नजर आया है। इसी पर आज हम चर्चा करें। अखिलेश यादव ने भी कहा है सिर्फ बेंच बदली है, जनता के मुद्दे कल भी हम उठाते थे, आज भी उठाएंगे। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सीधा डॉक्टर रोहित सक्सेना के पास आएंगे। डॉक्टर रोहित, जैसे कि अभी शशि प्रताप जी ने भी तमाम सारी बातें कही, विपक्ष तो मजबूत हुआ है, लेकिन विपक्ष के साथ साथ एक मजबूत चेहरा भी नजर आ रहा है सदन में। इसका फायदा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र को अच्छा चलाने के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन ये भी बात एकदम सही है कि उसके विपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति की सारी बातें तर्कसंगत हों, कुछ बातें हवा में ना हों। जैसे अभी हमारे शशि जी ने कहा कि चाइना वाला मुद्दा छेड़ा, तो शायद इनको पता भी होगा, ये कहना नहीं चाह रहे होंगे टीवी पे, मैं बता देता हूँ। जब चाइना ने हमारे खिलाफ आंख उठाई थी तो भारत के पलटवार के बाद बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगे उसको पीछे जाना पड़ा था। हमने कोई गुहार नहीं लगाई थी कि हमने गुहार लगाई हो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नहीं चाइना को पीछे ढकेले, अपने आप चाइना पीछे गया था। जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जा कर के बिरयानी खा करके आए थे, तो कम से कम देश में के दो फाड़ करने वाले जिन्ना की हमने तारीफ नहीं करी थी, ये इन्होंने करी थी, जिसका परिणाम आज इनको देखने को मिल रहा है। विपक्ष अगर मजबूत है, देखिए हम भी चाहते हैं विपक्ष मजबूत रहे, हम जो काम करें प्रदेश की तरक्की में हमारे कंधे से कंधा मिलाए, आगे बढ़े, लेकिन इस तरह की राजनीति बिल्कुल ना करे जिससे देश को नुकसान हो। जहां जातियों में बांटा जाए देश को, जहां पर धर्म के आधार पर लोगों को आप बांटें और वोट बैंक के रूप में टारगेट करें। आपने जिनको इतने दिन तक वोट बैंक बनाया है, उनकी शिक्षा व्यवस्था की कोई अरेंजमेंट करे है आपने? नहीं करे, आपने तो केवल वोट बैंक बनाया है। तो इसलिए आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आपको थोड़ा मौका मिला है विपक्ष में बैठने का, तो अच्छे काम करिए। और सर, जो हम काम कर रहे हैं, आप जनता के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें सहयोग दीजिए। और हमें हाईवेज बनाने के लिए, मेट्रोज बनाने के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोग इतने सक्षम हैं कि यहाँ रह करके भी हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये सारे देश को दिए हैं। और मेट्रोज आप देख ही रहे हैं, काशी, मेरठ, सब जगह मेट्रो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है, और हो सकता है ये सीखने जाते हों, हमारे यहाँ लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। जी, दिलीप जी के पास आएंगे। दिलीप जी, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब सदन में नजर आए हैं, तो क्या माने कि 2024 के जो इलेक्शन है लोकसभा के, बहुत महत्वपूर्ण हैं। भले ही बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो संख्या 2017 वाली है वो नहीं है। तो अखिलेश यादव के आने से अब समाजवादी पार्टी के लिए चीजें आसान हो जाएंगी 2024 में? देखिए, अभी से 2024 के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मैं सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बातें कर रहा हूं। सत्ता पक्ष को ठीक है, सीटें कम हुई, लेकिन वो अपनी दम पे पूरे बहुमत की सरकार बना के लौटी है। और सामने जबकि एक ही विपक्ष था, तो इसके बाद भी उनको बहुमत मिला, ये बात है। दूसरा, मुख्य विपक्षी भी बहुत मजबूत है। तो मेरा ये कहना है कि मैं 24 की बात अभी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये सत्ता पक्ष की और विपक्ष की दोनों की परीक्षा शुरू हो रही है इस कार्यकाल के लिए विधानसभा के। उसमें ये कैसा काम करते हैं। अगर सरकार अच्छा काम करती है इस दौरान तो उसको लाभ मिलेगा, और विपक्ष अगर अपने किस तरह से मुद्दों पे आधारित, सिद्धांतों पे आधारित
जन समस्याओं पर आधारित अगर इस तरह का कोई विरोध कर सकता है और सरकार को गलत काम करने से रोकने का एक दबाव बना सकता अगर है, तभी उसका फायदा मिलेगा। आज अगर मुख्य विपक्षी है, संख्या है, तो 24 तक अगर इसके लिए ये सिद्धांत पे रहना पड़ेगा। आप देखिए पिछले 5 साल विपक्ष की जो भूमिका है कहीं न कहीं निराशाजनक रही, सदन में भी और सड़क में भी। केवल जब विधानसभा का सत्र चलता था तो उसी समय महंगाई के सिलेंडर, महंगाई के गन्ना, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ये दिखता था सदन के सामने, कुछ फोटोग्राफी होती थी, लेकिन दिलीप जी हम चाहेंगे आप फोन अनम्यूट कर लें। आंदोलन के नाम पर हुआ क्या? तो जो दूसरों के आंदोलन थे, जो तरह तरह के मुद्दों पर आधारित थे, चाहे सीएए का आंदोलन हो, वो किसी और का आंदोलन था, पूरा विपक्ष उस ओर दौड़ पड़ा। फिर किसानों के नाम पे आंदोलन हुआ, पूरा विपक्ष उस ओर दौड़ पड़ा। यानी इन्होंने अपना कोई आंदोलन शुरू नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी जो दूसरा काल मिला है 36 वर्षों के बाद, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है और विपक्ष को ये पूरा जो एक विपक्ष उभरा है उसकी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। वो किस तरह का विरोध करता है, किस तरह की उसकी भाषा शैली होती है, किस प्रकार के मुद्दे उठाता है, तो इन सब पे निर्भर करेगा 2024 और उसके बाद फिर अगला विधानसभा। हाँ बिल्कुल सही कहा दिलीप जी। जैसे भाषा शैली की आपने बात कही, अभी डॉक्टर रोहित जी ने भी यही कहा था कि जो भाषा शैली है उसको आपको नियंत्रित करना होगा अखिलेश यादव को। इलेक्शन से पहले तो आप आक्रामक रूप में नजर आते थे, लेकिन सदन की गरिमा होती, सदन में आप अपनी बात रख सकते हैं, जनता के मुद्दे रख सकते हैं, सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही उसको लेकर नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आपको भाषा में नियंत्रण रखना होगा। क्या अखिलेश यादव को अभी सीखने की जरूरत है? ये सवाल हमसे है? जी दिलीप जी। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं जो पिछले दिनों देखा गया, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि जो अखिलेश जैसे पद पे जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, संसद में रहे, अनुभवी है, एक विरासत है, तो ये कहना कि एक ज्योतिष ने मेरा हाथ देखा ये बताया, एक भगवान कृष्ण हमारे सपने में आए ये बताया, और जिस तरह से बुलडोजर के विरुद्ध एक बयानबाजी हुई, तो इसका कहीं न कहीं नुकसान भी पार्टी को उठाना पड़ा। पूरी मेहनत, पूरी ऊर्जा लगाने के बाद कि इस बार 36 वर्ष का इतिहास कायम रहेगा, वो बदलेगा नहीं, दोबारा ये सत्ता में नहीं लौटने वाली है, तो इस तरह के माहौल में भी सत्ता बनाने का सपना पूरा नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं गंभीरता दिखनी चाहिए। विरोध कैसा? जब मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूंगा, हमारे जो छोटे भाई अभी कह रहे थे कि मोदी जी गए और नगाड़ा बजाया और चीन के आए, मेरा केवल विरोध ये आप करिए कि प्रयास किस सरकार ने किस हद तक किया। सफलता असफलता उसके बाद तय होती है, प्रयास ये होना चाहिए। तो चाणक्य ने भी लिखा है अर्थशास्त्र ने कि हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए, वो चाहे हम अपने घर में रह रहे हैं अगल बगल, उनको भी, और वही बात विदेश नीति पे लागू होती है। तो हमारे पड़ोसी हैं चाइना और पाकिस्तान, अगर किसी भी सरकार ने, मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी प्रयास किया, मैं उसका समर्थन करता हूं, तो ये हमारे पड़ोसी हैं, इनके साथ अच्छे संबंध रखने का प्रयास किए, लेकिन जैसे कुत्ते की दुम होती है वैसे चीन और पाकिस्तान अगर नहीं सुधरे तो इसमें भारत की गलती नहीं है। भारत ने अब दुनिया को दिखाया कि हम शांति चाहते हैं और ये हमारे पड़ोसी अशांति चाहते हैं, ये दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है। और इस तरह के मैंने उदाहरण ये दिया, और ये सरकार के ऊपर दबाव भी बनेगा। ठीक है, रोहित जी कुछ कहना चाहते हैं? रोहित जी देखिए, जैसे अभी दिलीप भाई साहब बात कर रहे थे भाषा की, होता क्या है जब आपका जो सबसे वरिष्ठ नेता होता है आपकी पार्टी का, जब उसकी भाषा शैली खराब होती है तो नीचे वालों की शैली खराब होना बहुत बहुत लाजमी है। आपने देखा होगा इनका एक विधायक प्रत्याशी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने ये तक कहा था भरे मंच से कि मैं बात करके आया हूँ, 6 महीने तक किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, सबका हिसाब किया जाएगा। आप हिसाब करेंगे अधिकारियों का? ये क्या भाषा शैली है? क्या
क्या आपको भारत के संविधान में जो विधायिका का इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है वो कार्यपालिका का हिसाब करने के लिए दिया गया है? तो इस तरह की चीज़ें यदि आप करेंगे तो जनता का जवाब देने का तरीका अपना होता है, और जनता ने अपने तरीके से जवाब दे करके आपको जहां बैठा दिया है, आप वहां कोशिश करिए, अच्छी भाषा शैली का इस्तेमाल करिए, जनता के हित के जो कार्य हैं वो करिए। और तदन में ही ने कह दिया कि इनको अकेले कमरे में ले जाके बता दीजिएगा। ये क्या सही सदन में बोलने वाला शब्द है ये? इस तरह की भाषा किसी एक माननीय विधायक के लिए कि आप इनको अकेले कमरे में ले जाके समझा दीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जिसको भी आपने टारगेट करके कहा, ये उसका कहीं ना कहीं निरादर है। तो इन शैलियों से यदि अखिलेश यादव बच गए और अखिलेश यादव के नीचे के नेता यदि बच गए, तो हो सकता है शायद ये एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा कर दें। अदरवाइज फिर जब 27 में हम आएंगे तो जैसे ये कह रहे थे कि मतलब हम क्या क्या कर डालेंगे, तब शायद कहने लायक भी नहीं बचेंगे। शशि प्रताप जी जवाब दीजिए। दिलीप सर का मैं जवाब क्या दूं? जब विपक्ष का नेता पहली दिन अपने भाषण को बोल रहा था, जब सदन में पक्ष के नेता माननीय योगी जब बोल रहे थे, तो सपा की ओर से या और भी जो छोटे छोटे दल उनके तरफ से किसी तरह की कोई वार्तालाप नहीं हुई। लेकिन जब अखिलेश यादव जी बोलना शुरू किए तो भाजपा के ही विधायकों ने वहां पर जो भी शब्द बोला वो सुनाई तो नहीं दिया हमको, लेकिन उनको भी उसकी मर्यादा को रखना चाहिए था कि अब पहला दिन है सदन का, और पहले दिन जिस दिन विधानसभा अध्यक्ष को मनोनीत किया जा रहा है, दोनों पक्ष और विपक्ष मिलकर उनको आसन पर बैठा रहा है और पक्ष बोल दिया, उस समय विपक्ष की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। जब विपक्ष बोल रहा है तो पक्ष की तरफ से आवाज आ रही है। तो उस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं भी चाहता हूं कि विधानसभा की बहस को पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता देखती है, वहां शालीनता होनी चाहिए और दोनों की आपसी सहयोग से प्रदेश का विकास होना चाहिए। मैं इससे दूरी नहीं बनाता हूं, मैं इस बात से सहमति देता हूं, लेकिन पक्ष को भी यह समझना चाहिए कि मैं भी विपक्ष को अपने सहमति में लेकर और कोई भी काम को आगे बढ़ाऊं ताकि कोई गलत संदेश नहीं जाए। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, विपक्ष के मजबूत नेता हैं, और वास्तव में अभी दिलीप सर ने बताया कि विपक्ष अच्छा विपक्ष मिला है, और बिना विपक्ष का सरकार ठीक ढंग से चलता भी नहीं है, मनमानी होती है। बिल्कुल। रोहित जी का कोई सवाल है? शशि प्रताप जी। शशि जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जब अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद होकर के नियुक्त हुए तो उन्होंने सदन में की किसी भी कार्यवाही में बहुत अपनी एक्टिवनेस, बहुत सहभागिता नहीं दिखाई। क्या मैं आपसे ये वादा ले सकता हूं कि अगले पूरे 5 साल सदन में अखिलेश यादव बतौर जिम्मेदार विपक्ष नेता के रूप में हर सदन में, पूरे सदन में मौजूद रहेंगे? जी देखिए, इसीलिए उन्होंने आजमगढ़ के लोकसभा से इस्तीफा दिया, क्योंकि लोकसभा में मात्र 5 ही सांसद थे अखिलेश यादव जी के साथ, और जहां पर 325 सांसद, वहां 5 सांसद रहकर कुछ बोल नहीं सकता, उसकी आवाज पहुंच नहीं सकती है। यहाँ पर बराबरी का पक्ष और विपक्ष है, तो इसलिए उन्होंने वहां छोड़कर यहाँ पर सहमति जताई कि मैं विधानसभा विपक्ष की भूमिका माननीय योगी जी के साथ, पक्ष के साथ मिलकर, और पूरे 5 साल में बिना। ये तर्क ठीक नहीं है कि लोकसभा में अगर 5 सांसद हैं तो आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बोलने का मौका वहां पर भी आपको मिलेगा अगर आपने पहले से नहीं रही है, अगर आपने पहले से अनुमति मांगी है, अगर किसी मुद्दे पर आप बोलना चाहते तो आपको मौका मिलता है। अरे जब उपस्थित नहीं ये तर्क ठीक नहीं, आप डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप प्राइवेट बिल नहीं लाएंगे, एमपी-लेड फंड नहीं खर्च करेंगे, तो क्या सहभागिता दिखाएंगे भाई? आप अगर पूरी, मेरी बात सुनिए शशि जी, सदन का तरीका होता है, आप इस इल्जाम को तब लगा सकते थे जब आप ये बताते कि हाँ हमारी उपस्थिति 100% रही लेकिन हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। यदि 30 दिन के सदन में आपका नेता 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहुंच रहा है तो क्या बोलने का मौका मिलेगा? क्या बोलने का मौका मिलेगा बताइए मुझे। मेरी भी थोड़ी सुन लीजिए। लोकसभा की कार्रवाई को मैं भी देख रहा हूं विगत 8 साल से। विपक्ष का कोई भी नेता जब खड़ा होता है बोलने के लिए तो पक्ष इतना मजबूत है कि वो केवल
बेंच को ही बजाने लगता आप है सदन तो में उसकी जाएंगे आवाज ही नहीं पहुंच पाती आप है। सदन में जाएंगे ही नहीं। और आप 47 सीट वाले कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो हैं वो जब बोलते हैं तब लोग हूटिंग अरे करते तो हैं, इसका उनकी मतलब बात आप को लोग सदन नहीं में पहुंचता जाएंगे ही है। नहीं, यही कहना चाहते हैं क्यों? ना? नहीं, आप सदन नहीं, की सदन में कार्रवाई क्यों में पार्टिसिपेट ही नहीं जाएंगे? करेंगे। क्यों नहीं जाएंगे सदन में? तो क्यों नहीं गए जाएंगे? ना, हमेशा मैं वही जाएंगे। कह रहा हूं। आपका ये जवाब तब तर्क संगत होता जब आप बताते कि हाँ 100% उपस्थिति सदन में रही है, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया गया। ना आपने कोई प्राइवेट बिल प्रस्तुत किया, ना किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया, ना एमपीलेट फंड के लिए आपने कोई रिकमेंडेशन दी। तो कैसे आप कह सकते हैं ये बात? आपकी सबसे मेन चीज उपस्थिति वही क्या रही है, आप देखिए कि विपक्ष जब कमजोर मैं होता है सिर्फ तो मेरा कुछ ये कर सवाल नहीं सिर्फ पाता, इसलिए कुछ था, बोल नहीं पाता है, मेरा ये और सवाल उसकी सिर्फ बात को इसलिए कोई था इस नोटिस चैनल के में माध्यम नहीं से लेता है। कि अब आने वाले समय में जब सदन लगेगा तो ये जिम्मेदारी होगी इस चैनल की कि ये दिखाएं कि अखिलेश यादव बतौर नेता विपक्ष कितनी बार मौजूद रहे हैं। उपस्थिति रहेगी। मैं आपको यह बात का वचन मैं भी देता हूं चाहूंगा कि चैनल 100% दिखाए कितनी उपस्थिति रहेगी। देखिएगा, आप देखिएगा। लेकिन सवाल शशि प्रताप जी इस बात का भी है कि उपस्थिति की सदन में आप बात करें अखिलेश यादव की, लेकिन जब वो बैठक बुलाते हैं विपक्षी नेताओं के, अपने जो अलायंस के नेता हैं शिवपाल यादव की पल्लवी पटेल को बुलाते हैं, ना पल्लवी पटेल पहुंचती ना शिवपाल यादव पहुंचते, ओम प्रकाश राजभर पहुंचते हैं। दिलीप जी के पास आएंगे इसी सवाल के साथ। दिलीप जी, अखिलेश यादव को बाकियों से डर कम है, अपनों से नुकसान डर ज्यादा है। शिवपाल यादव बैठक में नहीं पहुंचे, हालांकि उसके पहले कहा गया उनको आमंत्रित नहीं किया गया, उसके बाद अखिलेश यादव ने बुलाया लेकिन वो इटावा चले गए। पूरा उत्तर प्रदेश जान गया कि बैठक है, उनको बुलावा ही नहीं गया। ऐसा कैसे जवाब ले लेते दिलीप जी? जब आएंगे आपके पास, शशि प्रताप जी आपके पास आएंगे। दिलीप जी को आना है तो उनको जाना चाहिए ना। क्या अखिलेश यादव को अपनों से ज्यादा नुकसान है? ये बात तो जो शशि भाई कह रहे हैं ये इसका तो खुद शिवपाल जी ने कहा कि वो 2 दिन से यहाँ रुके हुए थे, उनको बुलाया नहीं गया। तो मैं समझता हूँ कि शिवपाल जी की बात ज्यादा महत्व मानी जाएगी। जैसा आपने कहा, पहले तो मैं आज मैंने कार्रवाई नहीं देखी, लेकिन मैं शशि जी के भी इस बात से सहमत हूँ जो बता रहे हैं कि विपक्ष सत्ता पक्ष की ओर से टोका टोकी हुई। तो मेरा भी आग्रह, मेरा मानना ये है कि सत्ता पक्ष के बहुमत के कारण उनकी भी मर्यादा है, विपक्ष की भी मर्यादा है, और दोनों को सम्मिलित रूप से काम करना चाहिए। जहां तक सदन की कार्रवाई का प्रश्न है, आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है कि बेल पे आ जाना ये बहुत गलत बात है। संविधान निर्माताओं ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि बेल पे आके लोग हंगामा करेंगे, सीटों पे चढ़ जाएंगे, मेज कुर्सी पे चढ़ जाएंगे और या फिर बाहर आके हंगामा करेंगे। ये दोनों स्थितियां संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि सदन में चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा और संसद ये सर्वोच्च मंच होते हैं अपनी बात रखने का, और आप हंगामे के कारण एक विपक्ष अपना अवसर खो देता है वो बात रखने का जो पूरे प्रदेश और देश में जानी चाहिए, उससे वो वंचित रह जाता है। ये बात। दूसरा, जैसा आपने कहा कि जो इनकी शुरुआत हमें लग रहा जो हुई वो अखिलेश जी और शिवपाल जी के जो पुराना भी विवाद रहा वो भी हम सब जान रहे हैं, लेकिन उन्होंने, शिवपाल जी ने कहा कि हमको नहीं बुलाया गया, तो ये शुरुआत कहीं न कहीं एक तनाव के साथ, एक बेमनस्य के साथ, एक सबको साथ ले चलने की क्षमता। केवल वो भतीजे नहीं है शिवपाल जी, सॉरी चाचा हैं। अखिलेश जी केवल भतीजे नहीं है उनके, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज सदन प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो वो बड़ा पद इनको पद के अनुसार दिखाना चाहिए। जब शिवपाल जी ने कह दिया कि उनके साथ हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनके सिंबल से चुनाव लड़े हैं, तो एक मर्यादा बनती थी कि उनको बुलाना चाहिए। अब इसका संदेश क्या गया? शशि जी बैठे हैं तो एक संदेश गया सबको साथ लेने का। ये भी सहयोगी पार्टी के हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से गए, भाजपा छोड़ के वहां गए, तो इन सबके लिए एक संदेश, पल्लवी पटेल जी के लिए संदेश क्या गया कि जब तक आपकी उपयोगिता है तब तक तो ठीक है, चुनाव के पहले हम आपका सम्मान करते हैं, हम वादा करेंगे। तो चुनाव के बाद क्या सम्मान नहीं होना चाहिए? केवल छोटी सी आकांक्षा रहती है। मैंने आपके चैनल पे भी एक दिन कहा था कि केवल शिवपाल जी हो, अखिलेश जी हो, ये नहीं, एक जो गरीब से गरीब हमारा भाई बंधु है उसको भी आप केवल सम्मान दे दीजिए, देखिए कितना उससे फर्क पड़ता है। तो ये बातें होनी चाहिए। ये संदेश इनका सहयोगी दलों के लिए भी गया है
कि आपके साथ भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। तो यही मैं जो हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रजातंत्र के सफल संचालन में, तो इनको भी देखेगी जनता। ये ध्यान रखिएगा, एक एक चीज पे नजर होती है। अब जागरूक मतदाता है, ये नहीं चलेगा कि आप कह दें 5 साल सत्ता की मलाई काट के फिर कह दें कि बहुत खराब पार्टी थी। और इसी तरह विपक्ष के नेता भी हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं, सबको साथ लेके जो गठबंधन है कैसे चलते हैं, ये दोनों का दायित्व है। दोनों का दायित्व है, दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शशि प्रताप कुछ कहना चाहते हैं? शशि प्रताप। शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं और एक प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा और नेता प्रतिपक्ष के लेटर पैड पर जब लेटर जारी हो गई तो उसमें सभी विधायकों को मीटिंग में जाना चाहिए था। अब कोई सोचे कि इंडिविजुअल हमको सब लोग को फोन कर करके बुलाया जाए, तो यह तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से सही है। और शिवपाल यादव जी वरिष्ठ नेता हैं, उनको जाना चाहिए उस मीटिंग में जाकर अपनी बात जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए डॉक्टर रोहित कुछ कह रहे हैं शपथ ग्रहण में तो बुलाया गया था अखिलेश यादव को, तो वो तो नहीं आए, फिर बुलाने से नहीं आते। कल आप सदन में भी कह देंगे बुलौआ भेजा है लेकिन हम जाएंगे नहीं, तो क्या किया जाएगा? हाँ, तो शिवपाल यादव जी की गलती है ना। शिवपाल यादव जी, मैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। अखिलेश जी को कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में उनको आमंत्रित किया गया, एक फोन पर भी बुलाया गया, उनको कॉल भी किया गया, उनको निमंत्रण पत्र भी भेजा गया, लेकिन वो तो बुलाने पे भी नहीं आए। फिर सदन में कैसे आएंगे? देखिए एक भाजपा जीती, जनादेश मिला, उनका शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें नहीं गए, वो एक अलग विषय है। तब विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती है? तब नेता विपक्ष के रूप में आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिसका, सुनिए एक मिनट शशि जी, शपथ समारोह में जनता ने जिम्मेदारी नहीं कहेंगे, जनता ने जनादेश दिया और भाजपा की सरकार बनाई, तो क्या आपको उस खुशी के मौके पर जब आपको निमंत्रण दिया गया आपको आना नहीं चाहिए था? डॉक्टर रोहित, ये व्यक्तिगत मामला है, आप आए ना नहीं आना चाहिए, तो वही तो मैं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं अभी उन्होंने शिवपाल जी का दिया ना कि बुलाया गया तो आना चाहिए, तो मैंने कहा बुलाया गया तो क्यों नहीं आया? समाजवादी पार्टी के वो सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और जब शशि भाई मैंने आपकी सिर्फ उस बात पे कहा कि बुलाया गया था तो आना चाहिए। मैंने आपकी सिर्फ उस बात पे कहा कि बुलाया गया तो आना चाहिए, तो मैंने वही कहा बुलाया गया था, आए नहीं। हम ही सब पूछ रहे हैं, तो उनका वो अपना विषय है। अखिलेश यादव जी, अब शिवपाल जी अखिलेश यादव जी से वरिष्ठ नेता है, बहुत अनुभव है, उनको तो यह समाज के बाहर या टीवी चैनल पर आना ही नहीं चाहिए था। अपना छीछा लेकर खुद करा रहे हो। एक समाजवादी पार्टी के विधायक होकर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, दिल्ली चले जा रहे हैं, इटावा चले जा रहे हैं, क्या मतलब है इसका कोई मतलब है? ठीक है, शायद मेरा जहां तक ज्ञान है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, वो थे प्रगतिशील पार्टी के ही प्रत्याशी जिनको समाजवादी पार्टी ने अपनी सिंबल पे लड़ाया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, सही बात है। ठीक है, दिलीप जी के पास आएंगे। दिलीप जी, जैसा कि कहा जा रहा है शिवपाल यादव को बुलाया नहीं गया, उनका कहना है इसलिए उन्हें पहुंचे। अगर जो चीजें उलट होती इससे, जहां आज अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सत्ता पक्ष में होते, जीत कर आए होते, तो क्या यही शिवपाल यादव सबसे पहले ना पहुंच जाते बिना बुलाए भी? देखिए, ये इस बारे में तो शिवपाल जी भी बताएंगे। मेरा ये कहना है कि अगर शिवपाल जी एक उनकी अलग पार्टी के अध्यक्ष भी है, वो उनका समझौता हुआ है, विलय नहीं हुआ है, तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई, जैसे शिवपाल जी ने कहा वही बात मैं मान रहा हूं, उन्होंने कहा मुझको कोई सूचना नहीं दी गई। अब सूचना का मतलब क्या? अगर कोई ऐसा लेटर जारी हुआ था जो सब विधायकों को, तो अगर वो शिवपाल जी के पास गया होता तो वो भी एक सूचना ही मानी जाती। अगर वो, अच्छा, ये मुझको जानकारी नहीं है, इसलिए इस विषय में मैं नहीं बोलता हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अगर उनको सूचना नहीं गई तो गलत था। और इसी प्रकार एक बड़ी स्वस्थ परंपरा अपने यहाँ ये है कि शपथ ग्रहण में ही विपक्ष को जाना चाहिए, उनको विधिवत आमंत्रण मिलता है, इससे एक सहयोग का वातावरण बनता है। हमारा कोई पक्ष विपक्ष का वैमनस्य नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत उनपे रंजित जैसा ये विवाद जैसा नहीं होना चाहिए।
प्रश्न है केवल मुद्दों पे आधारित, और मुद्दे क्या है, वो जनहित कैसे हो, ये विषय है। तो मैं समझता हूं कि शपथ ग्रहण में जाना चाहिए, और अगर अखिलेश जी की सरकार बनती तो भाजपा को जाना चाहिए था। ये एक लोकतंत्र की एक अच्छी परंपरा है। जो आज हमने देखा सदन के भीतर दोनों नेताओं को मुस्कुराते हुए, वार पलटवार करते हुए भी देखा, तो ये ऐसा पहले भी होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अब सदन में जो मुद्दे हैं जनता के, वो अब उठाने का काम अखिलेश यादव बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे, विधानसभा सदन के भीतर आज जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्हें चुना गया है। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, नेता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही मुस्कुराते नजर आए, और अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से तमाम सारी बातें भी कहीं। कुल मिलाकर विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है और चेहरा भी मजबूत नजर आ रहा है। अब इसका कितना फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिलता है आने वाले 5 सालों में पता चलेगा। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।